नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में। जैसा कि हम आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे उसके बारे में, प्रारंभिक जानकारियों के बारे में। उसकी प्रारंभिक जानकारियों के बारे में, फिर उसके भारत पर कौन कौन से अभियान महत्वपूर्ण हैं, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किन कारणों से प्रेरित होकर के उसने आक्रमण किया, उसके कौन कौन से अभियान, और लास्ट में हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर किए गए इन आक्रमणों के क्या परिणाम निकले। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मुख्यतः मध्य एशिया के गोर प्रदेश से आए थे, इसलिए इन्हें गोरी कहा गया। और कल जैसा हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था, तो मुख्यतः यह गोर प्रदेश का जो हिस्सा था यह गजनवी के अधिकार में था, गजनी के अंडर में था, और यही इन्हीं के प्रभाव में रहते हुए यहाँ पर इस्लाम का प्रसार हुआ था। तो मुख्यतः कहाँ से आए थे? मुख्यतः थे ये मध्य एशिया के गोर प्रदेश से। इसी कारण इनके वंश का नाम भी हम गोरी पढ़ते हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा। और ये प्रदेश मुख्यतः अधिकार में किसके था? गजनी। और गजनवी ने ही यहाँ पर इस्लाम धर्म फैलाने का कार्य किया था। उससे पूर्व ये महायान बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उसके अनुयायी थे, महायान शाखा के, ध्यान रखिएगा आप। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर शासक बना अलाउद्दीन, गोर प्रदेश का शासक बना अलाउद्दीन, और इस अलाउद्दीन के नेतृत्व में ही इस प्रदेश ने ग्रो करना शुरू किया। इसने सबसे पहले महमूद गजनवी को छोड़कर जितने भी गजनी के शासक हुए उन सब की कब्र में से हड्डियां निकलवाई और उन्हें खुले स्थानों पर फेंकवा दिया। और कहा जाता है कि इसने 7 दिन तक गजनी को बुरी तरह से जलाया था। इस कारण इसे उपाधि दी गई जहां सोज। जहां सोज का अर्थ होता है विद्यार्थियों, दुनिया को जलाने वाला। ध्यान रखिएगा आप, कई बार सीधा सीधा सवाल आ जाता है कि जहां सोज की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन शासक बना, गयासुद्दीन। और गयासुद्दीन का ही भाई था मोहम्मद गोरी। इसको मैं शॉर्ट में MG लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा, मोहम्मद गोरी था ये। गयासुद्दीन जब शासक बना तभी मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण किया था और यहाँ की सत्ता को समाप्त कर दिया था। जैसा हमने कल भी पढ़ा था कि गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक, जिसकी हत्या की गई थी मोहम्मद गोरी के द्वारा। उसके पश्चात जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गोरी शासक बना तो इसने अपने अभियान प्रारंभ किए। देखिए, सबसे पहले इसने ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ये तीनों ही मुस्लिम राज्य थे, तीनों ही मुस्लिम थे, इन प्रदेशों पर आक्रमण किया। देखिए, इसको इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं हम। ये था इनका गोर प्रदेश, यहाँ से इसने आक्रमण किया। ये सबसे पहले इसने मुल्तान वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये था 1175 ईस्वी में। और उसके बाद सीधा यहाँ गुजरात में, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ये उस समय के मोहम्मद गोरी के समय जब भारत पर आक्रमण हुआ उसके समय की मैप में स्थिति समझ सकते हैं। यस, देखिए, इसके द्वारा जो आक्रमण किया गया उसकी हमें सबसे सटीक जानकारी मिलती है मिनहाजुद्दीन सिराज की तबकाते नासिरी से। मिनहाजुद्दीन लिख लीजिएगा आप लोग भी, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी।
तबकाते नासिरी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसने सबसे पहले, जैसा अभी हमने मैप में समझा, इन प्रदेशों पर आक्रमण किया। उस समय लाहौर में था खुसरो शाह का शासन, सिंध में सुमरा वंश का, और मुल्तान में कर्मा थी, जिसे 1175 ईस्वी में इसने पराजित कर दिया। फिर आगे बढ़ा और इसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का क्षेत्र ये वाला। इस समय यहाँ पर चालुक्य वंश का शासन था। चालुक्य वंश का शासन था। शासक था मूलराज द्वितीय, और यह अल्पायु था, इसलिए यह अपनी माता नायिका देवी के संरक्षण में शासन कर रहा था। नायिका देवी का संरक्षण था। और 1178 ईस्वी में जब गोरी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वो था आबू का युद्ध या माउंट आबू का युद्ध। माउंट आबू का युद्ध, और ये कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। और ध्यान रखने वाली और महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों, यह मोहम्मद गोरी को भारत में मिली पहली पराजय थी। इस युद्ध में यह पराजित हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, वह उनमें से एक है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। P3 से मेरा तात्पर्य है पृथ्वीराज तृतीय, चौहान वंशी शासक थे ये। इनके मध्य युद्ध का तत्कालिक कारण हम देखें तो वो था, कारण लिख लेते हैं हम, सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण था मोहम्मद गोरी के द्वारा भटिंडा व तबर हिंद पर अधिकार कर लेना। तबर हिंद पर अधिकार। कई बार सीधा सीधा तात्कालिक कारण पूछा जाता है। इस क्षेत्र पर पृथ्वीराज तृतीय अपना अधिकार मानता था, और जब मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया तो इन दोनों पक्षों के मध्य ये तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। आगे चलकर मोहम्मद गोरी ने अपना एक दूत पृथ्वीराज तृतीय के पास वार्ता हेतु भेजा, जिसका नाम था किवाम उल मुल्क। किवाम उल मुल्क। विद्यार्थियों, इन नामों को आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और ध्यान रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। किवाम उल मुल्क को मोहम्मद गोरी ने भेजा पृथ्वीराज के पास वार्ता हेतु, किंतु ये वार्ता असफल रही, और उसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहा, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था खांडे राव। उसने भाले से प्रहार किया गोरी पर, और गोरी घायल हो गया और वह युद्ध भूमि से चला गया। और इस पराजय से गोरी को इतनी अधिक गलानी हुई, इतना अधिक उसने खुद को अपमानित महसूस किया कि फरिश्ता, एक इतिहासकार है, मुस्लिम इतिहासकार, वह कहते हैं कि ना वह सोता था, ना वो ढंग से खाता पीता था। पूरे टाइम उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि उसे कुछ भी करके पृथ्वीराज तृतीय से अपनी पराजय का बदला लेना है। और आप देखिए कि यह युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी 1192 ईस्वी में पुनः तराइन के मैदान में लौट आया, और इस बार वह बहुत अच्छी तैयारी के साथ लौटा था। तो हम समझते हैं तराइन सेकंड के बारे में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में जहां मोहम्मद गोरी बहुत अधिक तैयारी के साथ आया था, वहीं पृथ्वीराज तृतीय गोरी की शक्ति का पूर्णतया आंकलन नहीं कर पाया, या हम यह कह सकते हैं कि वह अपनी पूर्व विजय से अति आत्मविश्वास से ग्रसित हो गया था।
और जब उसके दरबारी साथियों को ये जानकारी मिली कि मोहम्मद गोरी तैयारी के साथ तराइन में आ रहा है, तो उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के पास एक ब्राह्मण को भेजा, जिसने उसे अपने कुछ पद्यात्मक लाइनों से गोरी के बारे में जानकारी दी। वो लाइनें थी, गोरी रथ तेरी धरनी तू गोरी संग रथ। इसमें पहले गोरी से तात्पर्य है मोहम्मद गोरी और दूसरी गोरी है संयोगिता, उसकी पत्नी, क्योंकि उसका विवाह हुआ था और वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय संयोगिता को दे रहा था। और दरबारी चिंतित थे, उसके साथी वर्ग चिंतित था कि इस प्रकार कहीं हम हार ना जाएं, और जिसका डर था विद्यार्थियों वही हुआ। अपनी आधी अधूरी तैयारी के कारण पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध में हार गया, इस युद्ध में हार गया। इस हार के और भी बहुत से कारण रहे। उसे उसके साथी राजपूत शासकों का सहयोग नहीं मिल पाया, उनमें वैमनस्य भाव हो गया था, क्योंकि वही इनके साम्राज्यवादी आकांक्षाएं एक दूसरे से टकरा रही थी, इसलिए आपसी सहयोग नहीं मिला और कुछ उसकी आधी अधूरी तैयारी। और पृथ्वीराज तृतीय जब हारा तो इसने न केवल चौहान वंश को बल्कि भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय को प्रारंभ किया, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से पढ़ते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय के साथ क्या व्यवहार हुआ, इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। जैसे कुछ एक महत्वपूर्ण यहाँ हम डिस्कस करते हैं। हसन निज़ामी हैं, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है और काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। हसन निज़ामी की पुस्तक है ताजुल मासीर। ताजुल मासीर। इसमें ये कहते हैं कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन किया था, और इसकी पुष्टि ये करते हैं हमारा ही संस्कृत ग्रंथ है कीसल विधि विद समा, कीसल विधि विद समा। इसमें एक सिक्के का जिक्र किया गया है, संस्कृत ग्रंथ है ये, ध्यान रखिएगा आप। इसमें एक सिक्के का जिक्र किया गया है जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज का नाम है और दूसरी तरफ लिखा गया है श्री मोहम्मद साम, श्री मोहम्मद साम। और इस साथ वाले सिक्के को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वीराज ने कुछ समय के लिए उसके अधीनस्थ शासक के रूप में शासन किया होगा। दूसरा, हमारे राजस्थान इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इसमें बताते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को अंधा करवा दिया था। अंधा करवाकर वह उसे गजनी ले जा रहा था। इस बीच पृथ्वीराज तृतीय और चंद्रबरदाई, क्योंकि उसका मित्र था, दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। पृथ्वीराज तृतीय को शब्द भेदी बाण में चलाने में जो महारत थी, इसलिए चंद्रबरदाई उसको अपने वाक्य के हिसाब से वो दूरी बता रहा था कि वो सुल्तान पर बाण चला सके। तो इससे पृथ्वीराज तृतीय ने बाण चलाया, लेकिन वह इसमें चूक गया और वह मोहम्मद गोरी से इतना अधिक क्रोधित हुआ कि उसने उसकी हत्या करवा दी। और इसी के साथ कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी पुष्टि अन्य कहीं भी हमें नहीं हो पाती है। ठीक है, यह था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था गहड़वाल वंशी शासक, गहड़वाल वंशी जयचंद, वह मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी के बीच इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि तराइन के युद्ध में गोरी को पृथ्वीराज तृतीय की गलतियों के बारे में बताने वाला जयचंद ही था।
खोखरों का विद्रोह, ये सिंध प्रदेश के पास रहने वाली एक जनजाति थी जो बार बार विद्रोह कर रही थी और अंत में यही गौरी के मृत्यु का भी कारण बनी। इन्होंने विद्रोह किया, इसके विद्रोह को मोहम्मद गौरी के द्वारा ख़त्म भी कर दिया गया, लेकिन 1206 ईस्वी में सिंध के दमयक नामक स्थान पर, सिंध के दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते हुए इसी खोखर जनजाति के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई और इसके साथ ही हमारे यहाँ गौरी का अध्याय समाप्त हुआ। हत्या, देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जिसमें से हम देखें तो एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ, क्योंकि गौरी के खुद स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, उसके गुलाम ही थे, तो उसके गुलामों जो जिस क्षेत्र में नियुक्त किया गया था उसको उस क्षेत्र का शासन प्राप्त हो गया। तो हमारे गुलाम वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण गुलाम थे, एक ऐबक, दूसरा यालदोज और तीसरा था कुबाचा। भारतीय क्षेत्र का शासक जिसको नियुक्त किया गया था वह था ऐबक। और इस प्रकार हम मध्यकाल में प्रवेश करते हैं और दिल्ली सल्तनत अर्थात दिल्ली सुल्तानों की का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो उम्मीद है मित्रों आप सभी को ये पसंद आया होगा, तो लगे रहिए, सेट है। थैंक यू।